इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित का कार्यपत्रक 6 हल करेंगे। कार्यपत्रक में हमें सर्वप्रथम गुणनखंड अथवा अपवर्तक के बारे में समझाया गया है। गुणनखंड और अपवर्तक के बारे में आप पिछले वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वे संख्याएं दी गई संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सारणी में दी गई संख्याओं के गुणनखंड या अपवर्तक बताइए। 2 के अपवर्तक, 2 में 1 और 2 का भाग जाता है तो 2 के अपवर्तक 1 और 2 हैं। 8 के अपवर्तक 1, 2, 4 और 8, क्योंकि 1, 2, 4 और 8 से 8 पूरी बार विभाजित है। इसी प्रकार हमें 15 के अपवर्तक बताने हैं तो 15 में 1, 3, 5 और 15 का भाग पूरी बार जाता है तो ये इसके अपवर्तक होंगे। 18 के अपवर्तक, 18 में 1, 2, 3, 6, 9 और 18 का भाग पूरी बार जाता है, इसलिए ये संख्याएं 18 के अपवर्तक होंगे। 23 में 1 और 23 का भाग पूरी बार जाता है, इसलिए 1 और 23 के अपवर्तक होंगे। इसी प्रकार 30 में 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 का भाग पूरी बार जाता है, इसलिए ये संख्याएं 30 के अपवर्तक होंगे। उसके बाद आपको वर्कशीट में सारों गुणनखंड ज्ञात करना बताया गया है और आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, आप भी निम्न संख्याओं के सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 15 और 18। तो सारों गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के पहले गुणनखंड लिखे जाते हैं। तो हम 15 और 18 के गुणनखंड लिखेंगे। 15 में 1, 3, 5 और 15 का भाग पूरी बार जाता है तो 15 के गुणनखंड ये संख्याएं होंगी। इसी प्रकार 18 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब हमें 15 और 18 के सारों गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो हम देखेंगे 15 और 18 के गुणनखंडों में कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में हैं। जैसे 1 दोनों संख्याओं के गुणनखंड में है, इसी प्रकार 3 भी दोनों संख्याओं के गुणनखंड में है। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो 15 और 18 के सारों गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स 1 और 3 होंगे। दूसरे प्रश्न में हमें 25 और 10 के सारों गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले हम 25 के गुणनखंड लिखेंगे। 1, 5 और 25 के गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार 10 के गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 होंगे। अब हम देखेंगे 25 और 10 दोनों के गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड क्या क्या हैं। तो 1 दोनों में कॉमन है, इसी प्रकार 5 भी दोनों में कॉमन है। तो 1 और 5 25 तथा 10 के सारों गुणनखंड होंगे। प्रश्न के तीसरे भाग में हमें 5, 15 और 25 के सारों गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम 5 के गुणनखंड लिखेंगे 1 और 5, फिर हम 15 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 3, 5 और 15। उसके बाद हम 25 के गुणनखंड लिखेंगे। 25 के गुणनखंड 1, 5 और 25 होंगे। अब हम देखेंगे इन तीनों के गुणनखंडों में कौन कौन गुणनखंड कॉमन हैं। तो वे गुणनखंड हैं 1 और 5। तो 1 और 5, 5, 15 और 25 के सारों गुणनखंड होंगे। प्रश्न के अंतिम भाग में हमें 50 और 120 के सारों गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले हम 50 के गुणनखंड लिखेंगे। 1, 2, 5, 10, 25 और 50, ये 50 के गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार 120 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा वे 120 के गुणनखंड होंगे। तो वे संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 और 120। अब आप देखेंगे कि 50 तथा 120 के गुणनखंडों में कौन कौन से गुणनखंड कॉमन हैं। वे ही गुणनखंड 50 और 120 के सारों गुणनखंड कहलाएंगे। तो ऐसे गुणनखंड हैं 1, 2, 5 और 10।
उसके बाद वर्कशीट में हमें सह अभाज्य संख्याओं के बारे में समझाया गया है। ऐसी संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड केवल एक होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 7, 3 के गुणनखंड 1 और 3 है, 7 के गुणनखंड 1 और 7 हैं। तो इन दोनों में कॉमन गुणनखंड केवल 1 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड केवल 1 होगा क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है, आप भी ऐसी ही सह अभाज्य संख्याएं बताइए। तो 2 युग्म आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप कोई भी संख्या ऐसी लिख सकते हैं, जैसे 5 और 9, इसी प्रकार 10 और 11। तो इस प्रकार से अनेक सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। आपको केवल यहाँ पर 2 ही युग्म लिखने हैं। वर्कशीट में हमें फिर गुणज या अपवर्त्य के बारे में समझाया गया है। तो गुणज दी गई संख्या का भाग जिन जिन संख्याओं में जाता है वे संख्याएं दी गई संख्या के गुणज कहलाते हैं। जैसे 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन। गुणज को आप पहाड़ा भी कह सकते हैं। और ध्यान रहे कि गुणज कहीं भी समाप्त नहीं होते हैं। आप किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज नहीं बता सकते हैं और किसी भी संख्या का पहला गुणज स्वयं वही संख्या होती है। इसको समझने के बाद आपको वर्कशीट का एक प्रश्न करना है। निम्न सारणी में दी गई संख्याओं के गुणज या अपवर्त्य बताइए। यहाँ पर 1 और 8 के गुणज आपको दिए गए हैं। आपने 12, 18 और 25 के गुणज लिखने हैं। तो 12 के गुणज हो जाएंगे 12, 24, 36, 48 अप टू सो ऑन। 18 के 18, 36, 54, 72 अप टू सो ऑन। 25 के 25, 50, 75, 100 आदि। प्रश्न 2 हमसे पूछा गया है 3, 5, 6 के सारों गुणज ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 है 6 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हों। 3 और 5 के सारों गुणज ज्ञात करने के लिए पहले आप 3 के कुछ गुणजों को लिख लेंगे। 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 आदि होंगे। 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30 आदि होंगे। 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36 आदि संख्याएं होंगी। अब हमें 3, 5 और 6 के सार्व गुणज लिखने हैं। तो इनका पहला सार्व गुणज 30 है। पहला सार्व गुणज ज्ञात होने पर हम अन्य सार्व गुणज आसानी से लिख सकते हैं। अन्य सार्व गुणज पहले सार्व गुणज के गुणज होते हैं। तो अन्य सार्व गुणज हो जाएंगे 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चक्को 120 आदि। फिर आपसे 6 के 50 से छोटे गुणज पूछे गए हैं। तो आपने 6 का 50 से छोटा पहाड़ा लिखना है। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चक्को 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। यदि हम इसके बाद की संख्या लिखें तो वह 54 होगी, जो कि 50 से बड़ी होगी। तो 6 के 50 से छोटे गुणज ये संख्याएं होंगी। वर्कशीट का अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का मौसो यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो पहला युग्म है 28 और 20। तो आप 28 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 28 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 7। इसी प्रकार 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 28 और 20 में जो जो गुणनखंड कॉमन है उनको हम गुणा कर लेंगे तो हमें 28 और 20 का मौसो ज्ञात हो जाएगा। तो पहला गुणनखंड 2 कॉमन है और दूसरा गुणनखंड भी 2 ही कॉमन है। तो 28 और 20 का मौसो आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी 4। उसके बाद हमें 12, 18 और 30 का मौसो ज्ञात करना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और 18 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो जो गुणनखंड कॉमन है उनका गुणनफल इनका मौसो होगा। तो पहला गुणनखंड जो कॉमन है वह 2 है और दूसरा गुणनखंड जो कॉमन है वह 3 है। 2 गुणा 3 बराबर 6। 12, 18 और 30
का मौसो होगा। तीसरे भाग में हमें 10, 20 और 35 का मौसो ज्ञात करना है। 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 होंगे, 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5 होंगे और 35 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 होंगे। 10, 20 और 35 का मौसो होगा 5, क्योंकि 5 ही इन तीनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हमें 12, 45 और 75 का मौसो ज्ञात करना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 45 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5। 75 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5 गुणा 5। मौसो के लिए अभाज्य गुणनखंडों में आप कॉमन गुणनखंड देखेंगे और उन्हें गुणा कर लेंगे। तो कॉमन गुणनखंड एक तो 3 है और 3 के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। तो 12, 45 और 75 का मौसो 3 होगा। उसके बाद वर्कशीट में आपको लघुत्तम समापवर्तीय के बारे में समझाया गया है। दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सम अपवर्तीय या सबसे छोटा सार्वगुणज ही उनका लौसो होता है। फिर हमें एक प्रश्न हल करना है। निम्न संख्याओं का लौसो यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 12 और 15। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 का भाग 12 में 6 बार और 15 में पूरी बार नहीं जाता है तो हम इसे 15 ही लिखेंगे। उसके बाद 6 में 2 का भाग 3 बार जाता है, 15 को हम ऐसे ही उतारेंगे। फिर हम इन संख्याओं में 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 3 में 1 बार और 15 में 5 बार जाएगा। अब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा। इसलिए 12 और 15 का लौसो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूना 4, 3 12, 5 60 इनका लौसो होगा। फिर आपसे 10 और 30 का लौसो पूछा गया है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 का भाग 10 में 5 बार और 30 में 15 बार जाएगा। फिर हम 3 से भाग करेंगे। 5 में पूरी बार नहीं जाता है तो इसे ऐसे ही लिखेंगे। 3 का भाग 15 में 5 बार। अब हम 5 से भाग करेंगे, 1 और 1 नीचे आएगा। इसलिए 10 और 30 का लौसो बराबर इन तीनों को हम गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 5 30। फिर हमें 24 और 90 का लौसो ज्ञात करना है। 2 से भाग करेंगे। 24 में 12 बार, 90 में 45 बार। पुनः 2 से भाग देंगे। 12 में 6 बार, 45 में पूरी बार नहीं जाएगा तो हम 45 ही लिखेंगे। फिर हम 2 से भाग करेंगे। 6 में 3 बार, 45 को ऐसे ही उतारेंगे। अब हम 3 से इन्हें विभाजित करेंगे। 3 का भाग 3 में 1 बार और 45 में 15 बार। फिर हम 3 से भाग करेंगे, 1 को ऐसे ही उतारेंगे। 15 में 5 बार। अब हम 5 से भाग देंगे, 1 और 1 यहाँ पर आएगा। 24 और 90 का लौसो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी संख्याओं को आप गुणा करेंगे तो 360 इनका लौसो होगा। प्रश्न के अंतिम भाग में हमें 7, 14 और 28 का लौसो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 7 को ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 7 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। 14 में 2 का भाग 7 बार जाएगा और 28 में 14 बार जाएगा। पुनः 2 से हम इसे विभाजित करेंगे। 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा। अब हम 7 से भाग देंगे, 1 1 1 नीचे आएगा। तो इन तीनों संख्याओं का लौसो होगा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूना 4 7 28। वर्कशीट का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसो ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें दी गई संख्याओं का लौसो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। इसलिए हम दी गई संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 5 और 30 के होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। सबसे पहले आप गुणनखंड 2 को लिखेंगे और 3 दोनों में कॉमन है तो इसे एक ही बार लिखेंगे। इसी प्रकार 5 भी दोनों में कॉमन है तो इसे भी एक ही बार लिखेंगे। तो लौसो हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी 30।
फिर हमें 12, 14 और 16 का लॉसो ज्ञात करना है। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 होंगे। 14 के 2 गुणा 7 होंगे। 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। अब हमें इन तीनों का एलसीएम यानी लॉसो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 पहली संख्या में 2 बार है, दूसरी में 1 बार है, तीसरी में 4 बार है। तो सबसे अधिक बार 2 4 बार है, तो हम 2 को 4 बार लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 3 केवल 1 बार है, तो हम 3 1 बार लिखेंगे। उसके बाद जो अभाज्य गुणनखंड है वह है 7, वह भी केवल 1 बार है। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करेंगे तो हमें लॉसो ज्ञात हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को आप गुणा करेंगे तो गुणनफल 336 प्राप्त होगा, यही इनका लॉसो भी होगा। फिर हमें 40, 48 और 45 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो ज्ञात करना है। 40 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और 48 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और 45 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 5। तो इनका लॉसो होगा, सबसे पहले आप 2 को देखेंगे, 2 इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें नहीं है। तो अधिकतम देखेंगे आप 2 कितनी बार है, 2 अधिकतम 4 बार है, इसलिए हम 2 को 4 बार गुणा करेंगे। अब आप देखेंगे 3 अधिकतम 2 बार है, तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे। अब आप देखेंगे 5 केवल 1 बार ही है पहली और तीसरी संख्या में, तो 5 को हम 1 बार लिखेंगे। अब हम इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे। इनको गुणा करने पर 720 प्राप्त होगा। वर्कशीट के अंत में 5 प्रश्न हमें हल करने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न 1, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10, 20, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो प्रश्न 1 में हम 10, 20 और 35 का पहले लॉसो ज्ञात करेंगे। तो उस लॉसो में 10, 20 और 35 का भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा। लेकिन हमें छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि उस संख्या में इन तीनों संख्याओं का भाग देने पर शेषफल 2 रहे। इसके लिए हम जो इनका एलसीएम यानी लॉसो आएगा उसमें 2 जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 10, 20 और 35 को लिखेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 10 में 5 बार, 20 में 10 बार, 35 में पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए हम इसको 35 ही लिखेंगे। पुनः हम 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा और 5 और 35 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग 5 में 1 बार और 35 में 7 बार जाएगा। अब 7 से भाग देंगे, 7 का भाग 7 में 1 बार जाएगा। इस प्रकार 10, 20 और 35 का लॉसो आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर हमें 140 प्राप्त होगा। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि शेषफल 2 रहे। तो उसके लिए आप 140 में 2 जोड़ेंगे तो वह संख्या आ जाएगी 142। दूसरा प्रश्न है 6, 8, 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 6, 8 और 12 का लॉसो ज्ञात करेंगे, जो कि आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 24। अब हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो कि इन तीनों से विभाजित है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 100 में हम 24 का भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और शेषफल 4 रहेगा। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 6, 8 और 12 से विभाज्य है वह 100 से 4 कम यानी 96 होगी और 6, 8 और 12 का जो अगला सार्वगुणज होगा वह 100 ऋण 4 यानी 96 से 24 अधिक होगा और उसमें 3 अंक होंगे। इसलिए इन तीनों से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 100 ऋण 4 यानी 96 में 24 जोड़ेंगे जो कि 120 प्राप्त होगा। प्रश्न 3,
8, 10, 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8, 10 और 12 का लॉसो आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो कि आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी 120। अब हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जो कि इन तीनों से विभाज्य है। तो हम उसके लिए इनके लॉसो 120 से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 में भाग देंगे, जो कि 8 बार जाएगा और शेष 39 बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इनसे विभाजित है, वह 999 से 39 कम होगी। इसलिए हम उस संख्या को ज्ञात करने के लिए 999 में से 39 को घटाएंगे, जो कि 960 प्राप्त होगी। चौथा प्रश्न है, रेणु 75 किलोग्राम तथा 69 किलोग्राम भार वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे यानी बाट का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जो दोनों बोरियों के भार को पूरा माप ले। तो अधिकतम माप का बाट आपने ज्ञात करना है, तो इसके लिए आप 69 और 75 का HCF यानी मौसो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप 75 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 का भाग 75 में 25 बार और 5 का भाग 25 में 5 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। फिर आप 69 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 का भाग इसमें 23 बार जाएगा, 23 में 23 का ही भाग जाएगा। 69 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 23 होंगे। अब इनका HCF ज्ञात करने के लिए हम दोनों के गुणनखंडों में कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर 3 है, इसलिए मासो 3 होगा। अतः बाट की अधिकतम माप होगी 3 किलोग्राम। प्रश्न 5, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 825 सेमी, 675 सेमी तथा 450 सेमी है। ऐसा सबसे लंबा फीता यानी टेप ज्ञात कीजिए, जो कमरे की तीनों युवाओं को पूरा माप ले। तो सबसे लंबा फीता आपने ज्ञात करना है। इसके लिए हम 825, 675 तथा 450 का मौसो ज्ञात करेंगे। 825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। 675 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और 450 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। HCF ज्ञात करने के लिए आप इन तीनों के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर देखेंगे। पहला कॉमन फैक्टर 3 है, दूसरा कॉमन फैक्टर 5 है और तीसरा कॉमन फैक्टर पुनः 5 है। तो इनका HCF 3 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 75 होगा। इसलिए सबसे लंबे फीते की माप बराबर हो जाएगी 75 सेमी। आंसर।